जैसे तमाम सारी नदियाँ और जब बहती हैं तो मिलके समंदर में मिलती हैं, ऐसे ये जो भारत की आज़ादी है 15 अगस्त 1947 को जो हमको मिली, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पहली जो क्रांति जिसमें मंगल पांडे शहीद हुए, तमाम छोटे छोटे प्रयासों का सम्मिलित प्रयास ही हमको आज आज़ादी मिली है। तो उसी दिशा में हम एक नई कहानी से रूबरू होंगे और हमारे साथ हैं। जिस प्रकार गंगा हिमालय से चलकर गंगोत्री से और तमाम अपनी सहायक नदियों के साथ समुद्र में मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार भारत की स्वतंत्र चेतना अयोध्या और दोआब के गठबंधन से, जिसमें राजनेताओं में महाराज गोना नरेश देवक सिंह और धार्मिक नेता हनुमानगढ़ी अयोध्या के बाबा रामचरण दास और गोरक्ष पीठाधीश्वर तत्कालीन, इस तिकड़ी ने मिलकर स्वातंत्र चेतना पूरे देश में फैलाई, जिसमें तमाम लोग अपने अपने जो है क्षेत्रों से जुड़ते चले गए। देश में 1857 की क्रांति के माध्यम से सारा देश उठ खड़ा हुआ। दुर्भाग्य से या स्वाभाविक रूप से कहिए, अंग्रेज़ों ने उसको मामूली गदर कह करके उसकी महत्ता घटाने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसके 50 बरस बाद आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर जी ने उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम देकर पूरे देश में स्वतंत्र चेतना को फैलाने का काम किया, जिससे प्रेरित होकर सरदार भगत सिंह की आज़ाद हिंदुस्तानी आर्मी और रिपब्लिकन आर्मी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना का निर्माण हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप यह देश अंततः 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। दुर्भाग्य से भारत सरकार जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के शासक के रूप में आई, उस सरकार ने भी नक्शे कदम अंग्रेज़ों के चलते हुए स्वतंत्रता संग्राम की सच्चाई को उपेक्षा के गड्ढे में धकेल दिया। दुर्भाग्य से जिससे ऊब कर उस समय स्वतंत्र चेतना के पोषक पंडित अमृतलाल नागर जी ने पूरे अवध की यात्रा करके अवध की सच्चाई को 1857 के किस्से को सत्यापन करने के लिए पूरे अवध की यात्रा की, और उन्होंने महाराजा देवक सिंह और बाबा रामचरण दास, गोरक्ष पीठाधीश्वर आदि को स्वतंत्र चेतना का नायक घोषित किया। लेकिन 1957 के बाद फिर ये चीज़ 50 वर्षों तक पड़ी रह गई। मैंने इन पुस्तकों के संज्ञान में आने के बाद, किस्सा कहानियाँ सामने आने के बाद, मैंने माननीय अर्जुन सिंह जो 2004 में शिक्षा मंत्री बने, मैंने उनसे संपर्क करके 1857 की महत्ता पर प्रकाश डाला, उनके संज्ञान में सच्चाई लाने का प्रयास किया, जिससे संज्ञान में लेकर
उन्होंने भारत सरकार के सामने 1857 की यादगारी पुनर्जीवित करने के लिए 150वीं वर्षगांठ मनाए जाने का प्रस्ताव किया। फिर 1857 की यादगारी 2007 में मनाई गई। अनमने ढंग से मामला जहां का तहां रहा, जबकि 1857 की सच्चाई की जानकारी देने के लिए भारत सरकार के खजाने से 49,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज तक ये सच्चाई नेताओं के संज्ञान में ना आई और ना आम लोगों के संज्ञान में आई, बंद होकर ही रह गई। 2014 में वर्तमान गृहमंत्री भारत सरकार माननीय अमित शाह जी का जब बलरामपुर भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए वो पधारे, तो मैंने उनके संज्ञान में सारी चीज़ें लाने की कोशिश की। उन्होंने 2014 से अब तक उतना संज्ञान नहीं लिया जितना लेना चाहिए। अभी हाल में हमने देखा है बनारस में उन्होंने 1857 की महत्ता पर जोर दिया, लेकिन शासकीय स्तर पर कोई खास चीज़ निकल कर सामने नहीं आई। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पूरे देश के, हर देशवासी के पूर्वज हैं, जिनके बदौलत सारे देशवासी स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं और कुछ न कुछ अपने हिस्से में गौरवबोध करते हैं। लेकिन शासन तंत्र पर बैठे लोग 1857 की महत्ता को उस तरह से समाज के मानस पटल पर या मतलब स्वयं शासन के स्तर पर उसको वो महत्ता नहीं दे पाते। न मालूम क्या कारण है कि 1857 की महत्ता सामने नहीं आई, जबकि इसको सामने आना चाहिए। 1857 में जो स्वतंत्र चेतना फैली थी वो हजारों वर्षों की गुलामी के अवधि में केवल और केवल 1856 में खड़ी हुई थी, और जिसमें करोड़ों करोड़ों देशवासियों ने बलिदान दिया। हम लोगों को चाहिए जो भी जिस स्तर पर है वह सबसे पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को, जो स्वतंत्रता आंदोलनों का प्रेरक रहा है, उसको संज्ञान में लें स्वयं और संज्ञान में आम लोगों के लाने की कोशिश करें। देश की स्वतंत्रता के लिए जितना आवश्यक था स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता इस ज़माने में स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली जो परेशानियां हैं, वो स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता बचाने के लिए हर देशवासी को स्वतंत्रता संग्राम की सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए। हम जिस तरह से पुराने पेड़ों को काट करके नए पेड़ों को रोपित करते हैं, उसी तरह से पुराने पेड़ों के तात्पर्य संबंध में मेरा ये कहना है कि जो 1857 के प्रति आस्था थी भारतीय जनता की, वो आज भी बहुत बड़े भाग में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आस्था है। लेकिन शासन द्वारा या मीडिया द्वारा या राजनेताओं द्वारा उसको उतनी महत्ता कृतज्ञता के साथ न देने के नाते आधी अधूरी पड़ी हुई है। हम लोग भारतवासी हैं, हिंदू धर्म से ज़्यादातर हमारी संख्या ज़्यादातर हिंदू धर्म मानने वालों की है। हिंदू धर्म में प्रतिवर्ष
पूर्वजों की यादगारी, उनकी कृतज्ञता बोध करते हुए मनाने की हमारे यहाँ परंपरा है और हम किसी न किसी रूप में प्रत्येक हिंदू उसको मनाता है। लेकिन भारत या भारत के जो आज कर्णधार हैं वह उस कृतज्ञता बोध के साथ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता न तो ज्ञापित कर पा रहे हैं, जबकि हमने देखा है हमारे पास वो मतलब क्या कहते हैं रिकॉर्ड है कि 1972 में भारत सरकार के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री कृष्णचंद्र पंत ने यह संसद में घोषणा किया, आश्वासन सांसदों को दिया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजनों को तमाम सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा में सुविधा और पेंशन आवंटित है, लेकिन वो कहीं ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़ते। और द्वितीय स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चले अहिंसक आंदोलन के सेनानियों को और उनके परिजनों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दे करके उनको सरकारी सुविधाओं से आच्छादित भी किया गया। वर्तमान में उनके परिजन, उनके उत्तराधिकारी उन्हीं सुविधाओं को आगे लागू किए जाने के मांग पर आंदोलित भी हैं। लेकिन देश में स्वतंत्रता संग्राम 1857 को कहीं से कोई न तो शासन की ओर से और उनके परिजनों ने 90 वर्षों तक देश अंग्रेजी शासन में जीवन अपना बिताते हुए कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन जिया। तमाम संपत्तियां, जन धन सब कुछ गंवाने के बाद आज 6-7 पीढ़ी बीत गए देश की आज़ादी की लड़ाई को और 70 वर्ष बीत गए हमारे स्वतंत्रता को। अमृत महोत्सव तक हम पहुंच गए, लेकिन देश के सच्ची गौरव गाथा हम देश के सामने अभी प्रकट नहीं कर पाए हैं। हम लोग एक संगठन बनाकर गोंडा नरेश देवक सिंह साहित्य संस्कृत जागरण समिति की ओर से इस पर काम 20 वर्षों से कर रहे हैं अपने स्तर से। और आज़ादी की लड़ाई 1857 की, इसका समापन हुआ था दो सेनाओं के आमने सामने लड़ाई में, जिसमें अंग्रेज बुरी तरह से हारे थे। वो बहराइच जिले में मेला घाट एक स्थान पड़ता है। 4 जनवरी 1859 को 4 जनवरी 1859 को लड़ाई में सेनाएं फिर आमने सामने नहीं आईं। उसके बाद गुरिल्ला युद्ध हुआ, गुरिल्ला लड़ाइयाँ चलती रहीं। और गोंडा जिले में देश में चाहे जहाँ अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया, लेकिन गोंडा जिले में अंग्रेज़ों को नागरिक प्रशासन लागू करने में 1857 के बाद कम से कम 8 वर्ष लगे। 1865 में गोंडा जिले में नागरिक प्रशासन अंग्रेज बमुश्किल कायम कर पाए। इतनी बड़ी जो है महत्ता इसकी है। इसी को महत्ता देने के कारण सावरकर जी को आजीवन कारावास हुआ था। सावरकर जी को साजिशन, जो महान देशभक्त थे और ये महान देशभक्ति पूर्ण कार्य उनका था जिसको अंग्रेज़ों ने रोक रखा था, उसको उजागर करने के नाते उनको आजीवन कारावास मिला। लेकिन उन्हीं को साजिशन जो है भारत के नेताओं ने
सांप्रदायिक घोषित करके और देश की आज़ादी की लड़ाई और स्वातंत्र चेतना के प्रतीक को मुख्य धारा से किनारे लगा दिया। आज पूरे देश में 1857 की सच्चाई पर चर्चा नहीं होती, न कोई राजनीतिक दल न कोई नेता करता है, बल्कि सावरकर सांप्रदायिक हैं या देशभक्त हैं, इसको लेकर पूरे देश में एक जो है वैचारिक संघर्ष चल रहा है। सावरकर जी कुछ भी रहे हों, लेकिन सावरकर जी की महान देन है जो 1857 से लेकर आज तक हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाए हैं। 1857 की सच्चाई को उजागर करना, और वह सच्चाई उन्होंने उजागर किया था ब्रिटिश विद्वानों, लेखकों और सरकारों, ब्रिटिश सरकार के रिपोर्ट के अनुसार, और उसके अनुसार जो है भारत के क्रांति को अंग्रेज़ों ने पूरे देश में खंड खंड करके कुचला तो ज़रूर, लेकिन गोंडा और अवध ने दोआब, अयोध्या और दोआब ने उस लड़ाई को 3 वर्षों तक लड़ा, और इतनी कामयाब लड़ाई लड़ी कि सावरकर जी के उसमें उल्लेख है कि भारत स्वतंत्रता उस लड़ाई में प्राप्त कर ली थी लगभग, और ब्रिटिश का शासन का ताज हिंदुस्तान का अंग्रेज़ों से लगभग छीन लिया था। लेकिन इसी अयोध्या और दोआब के 2 लोगों के नाते उस समय हम स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन स्वतंत्र चेतना हमारी कायम रह गई। तो देश के इस तरह से राजनेताओं में गोंडा नरेश देवक सिंह और धार्मिक नेताओं में गोरक्ष पीठाधीश्वर और हनुमानगढ़ी के बाबा रामचरण दास ये प्रमुख हैं। और इस हिसाब से भारत सरकार को जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, द्वितीय आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को राजकीय सुविधाएं और वो स्वातंत्र चेतना भरे रहने की पोषण करने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रखी है, उससे कहीं कम महत्वपूर्ण नहीं है 1857 के सेनानियों के परिजनों को राजकीय सुविधाओं से आच्छादित किया जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। एक बात और मुझे संज्ञान में विचार में आई है, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर अलग अलग छोटे छोटे इलाकों से लोग आते हैं, राजनीति में, संसद में जाते हैं, उनको न तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और न स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा का कोई संज्ञान है, और न उस पर वो लोग जो है रुक पाते हैं। ये चाहिए कि राजनीति में जो लोग शासन में, सत्ता में हैं, वो लोग आज़ादी की लड़ाई को संज्ञान में लें, और हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से दोस्ताना नहीं थी, हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से और भारतीयों से शत्रुता के रूप में हुई थी, और जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग आमने सामने लड़ाई युद्ध में शहीद हुए। तमाम लोग जो है मतलब फांसी पर लटकाए गए, तोपों से उड़ाए गए, उनके घर बार लूटे गए, उनके जो है गांव जलाए गए। लेकिन यह संज्ञान में नहीं लिया जाना देश के लिए, देश की स्वतंत्र चेतना के लिए बड़ी घातक है। और हमने तो ये भी देखा है कि 1857 सेनानियों के परिजनों की उपेक्षा तो
समाज का अग्रिम वर्ग कर ही रहा है, बल्कि निचले स्तर पर भी उनका यह कह करके मजाक उड़ाया जाता है कि इनके पुरखे बाघ से लड़े, बाघ ने उनको जो है चीर फाड़ करके नष्ट कर दिया। ऐसा है नहीं। हमारे परिजन गंवाए गए, हमारी संपत्तियां गईं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसा नहीं है जिसका निकट या दूर का कोई न कोई संबंधी देश में न हो, लेकिन वो उपहास का पात्र बना हुआ है। ये आने वाले दिनों में देश की स्वातंत्र चेतना और उसके प्रति समर्पण की जन चेतना को कहीं न कहीं चोट पहुंचाता है। हमारी सुरक्षा की टीमें, चाहे पुलिस हो चाहे फौज हो, ये भी किराए की नहीं है, न बाहर से आती है। इसी भारत भूमि से ये लोग आते हैं, उन्हीं परिवारों से आते हैं, और वो देखते हैं कि जो स्वयंसेवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे 1857 के, तोपों तलवारों और सशस्त्र संग्राम में उतरने वाले, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। तो ऐसी स्थिति देश के जो है जनमानस में स्वतंत्रता और देशभक्ति के प्रति समर्पण की कहीं ना कहीं कमी लाती है, ठेस पहुंचाती है। और उसी ठेस और कमी का कारण यह है कि देश स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही अवसरवादिता की ओर बढ़ गया, और उसी अवसरवादिता के नाते तमाम समस्याएं पैदा होती चली जाती रही हैं। कहीं आंतरिक विद्रोह है, तो कहीं नक्सली वो है, और कहीं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो चरम पर है। भ्रष्टाचार हमारे रगों में चला गया। वो इसीलिए चला गया क्योंकि हमने देखा कि स्वतंत्र भारत में देश के प्रति वो महान त्याग बलिदान जो हजारों वर्षों में कहीं इतिहास में न तो अपने देश में दिखाई देता है, न विदेशी इतिहासों में दिखाई देता है, उसकी जब कोई कल्पना नहीं है, कोई महत्ता नहीं है, उसके प्रति गौरव और आदर का भाव नहीं है, तो क्यों ना लोग जो है अवसरवाद की ओर बढ़ें। और इस अवसरवाद ने देश को खोखला कर रखा है। बड़े सौभाग्य से आज के दिन प्रधानमंत्री के रूप में भी एक महान व्यक्तित्व, जो कम से कम आर्थिक रूप से या भौतिक रूप से अवसरवादी नहीं है, प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व हमारा वो भी अवसरवादी नहीं है। वो खुला सपना था कि हमारे परिजन, हमारा देश स्वतंत्रता मिलने के बाद विशेष गौरव बोध करेगा, विशेष सुविधाएं प्राप्त करेगा। हम विशेष त्याग बलिदान कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से दरकिनार हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को पूरा करने की बात करते हैं और उनके सपनों को नहीं समझ पाते और ना उनके परिजनों से संवाद करते हैं। आज हमारी जो सोच है, मानव समाज की सोच है वो अपने कृतित्व का मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार कृतज्ञता, सम्मान और सुविधा पाने की सोच होती है। यही सोच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी रही होगी, लेकिन हम आज के दिनों में हम स्वयं बहुत छोटे छोटे कार्यों को करके बहुत महान कृतज्ञता समाज पर लाते हैं, तमाम सुविधाएं प्राप्त करते हैं, परिजनों के लिए सुविधाएं इकट्ठा भी करते हैं। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो उस समय जिम्मेदार थे, जिन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई और भारत को मृत भारत नहीं एहसास होने दिया संसार में, उसको उनके परिजनों का मूल्यांकन नहीं कर सके हैं।
ये हमारे साहित्यकारों का, हमारे राजनेताओं का, हमारे लोक गायकों का, जो भी हमारे अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, ये सबका कहीं ना कहीं देश के प्रति सफल प्रयास नहीं है, असफल जो है रहे हैं इसमें, और हमको सफलता के लिए बढ़ना चाहिए। देश हमारा केवल अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ, केवल मुसलमानों का गुलाम नहीं हुआ। भारत का सौभाग्य या दुर्भाग्य ही है कि भारत बहुत बाजिशकों के गुलाम रहे हैं, हम हूणों के गुलाम रहे हैं, यूनानियों ने हम पर आक्रमण किया है, और चीज़ें बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे संज्ञान में न होगी। तो हमारे किस्मत में देश के स्वतंत्र होना, गुलाम होना, स्वतंत्र होना, गुलाम होना, ये ना मालूम क्यों पड़ा है, लेकिन मेरे संज्ञान में ये बात आती है, बार बार कौंधती है कि शायद यही कारण रहा होगा कि स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के बाद, स्वतंत्र कराने के बाद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजनों को उपेक्षा की गई होगी, अवसरवादिता बढ़ी होगी, विदेशियों ने आक्रमण किया होगा, हम उनके सामने असफल रहे होंगे। हम जो है जन सामान्य में स्वातंत्र चेतना जब तक हम बचाए रखने में, समर्पण का भाव, देशभक्ति का आरोपित करने में असफल रहेंगे, तब तक हमारी किस्मत में, देश की किस्मत में बना रहेगा। और अंग्रेज़ों से तो हमको आज़ादी मिले अभी 75-77 बरस हुए हैं, और अमृत महोत्सव 75 बरस मना लेने से ही नहीं, हमने आज़ादी जो ली थी, हमारे पूर्वजों ने जो ली थी, जिस आज़ादी के लिए लड़ाई, वो तो नारा रहता है आज नेताओं के सिलसिले में और देश के सिलसिले में, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। तो पुरखों ने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी इसलिए कि जब तक सूरज चांद रहे तब तक भारत स्वतंत्र रहे। तो वो अवसरवादिता को तोड़ करके सेनानी परिजनों को एक प्रेरक तत्व में, प्रेरणा स्थल बनाया गया। लखनऊ में देखा हमने, तमाम लोग जो जिनकी सरकारें आती हैं वो अपने पार्टी के प्रेरणा स्थल तो बनाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का जो देशभक्ति का महान प्रेरक तत्व है, उसका प्रेरणा स्थल न दिल्ली में बनाया गया और न लखनऊ में बनाया गया। तो बातें कहाँ तक हैं, दर्द कहाँ तक है, जो है हमारे पास एक पुस्तक है 1957 में, जिसमें भारत सरकार ने अयोध्या और दोआब के इतिहास को ढक दिया। विषय सूची में 26 अध्याय लेखक ने लिखा, किताब में 25 अध्याय बाइंडिंग हो पाई। सावरकर जी ने, जिन्होंने 1857 की वास्तविकता पर महत्ता प्रकाश में लाने की कोशिश की, अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में उसको ढका, और आज के राजनेताओं ने, आज की सरकारें या पिछली सरकारें उनको सांप्रदायिक गैर सांप्रदायिकता के नाम पर 1857 को गुमनामी में धकेले हुए हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसने देश के लिए क्या काम किया है, उसके अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और माननीय गृहमंत्री जी ने तो स्वीकार किया है कि अगर सावरकर जी ने 1857 पर प्रकाश न डाला होता तो शायद 1857 की महिमा हम अब तक भूल गए होते। तो और हम भूल ही गए होते अगर, तो ये जो द्वितीय स्वतंत्रता आंदोलन जिसको कहते हैं, सुभाष बाबू के आंदोलन को कहते हैं, भगत सिंह के आंदोलन को कहते हैं, इनको प्रेरणा न मिलती, और इनको प्रेरणा न मिलती तो स्वतंत्र कैसे होते। तो 1857 था कि जब राप्ती की लड़ाई के बाद हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई, तो नेपाल के 4 जिले दांग, देवघर, बांकी, बर्दिया, ये जो हमारे गोंडा जिले का हिस्सा मान लीजिए क्षेत्र था या भारत का क्षेत्र था, इसको अंग्रेज़ों ने नेपाल को दे दिया। हमारे राप्ती पार कर गए सेनानी, हमारी सेना गुमनामी में खो गई।
क्योंकि नेपाल और इंग्लैंड दोनों से लड़ने की क्षमता हमारे पास होना संभव नहीं था। लेकिन वहाँ से उसी समय गुमनामी में हमारे देश में तमाम नेपाली बाबा के नाम से, तमाम पहाड़ी बाबा के नाम से धार्मिक स्थलों पर सामाजिक जो है कार्यक्रमों में शामिल होकर के वो स्वतंत्र चेतना पैदा करते रहे। 1857 जो हमारे गोंडा में 60 तक चला, मई 1860 तक चला, वो वही नहीं ख़त्म हो गया था। जबकि हमको ये पढ़ाया जाता है 3-4 पीढ़ियों से कि लखनऊ हारने के बाद नेपाल बेगम नेपाल चली गई। अब बड़ा जो है जटिल प्रश्न पैदा होता है विद्वानों के उसमें, राजनेताओं के उसमें, कि नेपाल में तो हमारे 4 जिले चले गए और फिर लखनऊ से और नेपाल के बीच में जो भी सीमा हम मान लें, इसमें भारत की एक आबादी है, ये भी भारत का एक हिस्सा है। अंग्रेज़ लिखते हैं कि हमको यहाँ 3 बरस लड़ना पड़ा और हम लोग बताते हैं कि लखनऊ के बाद कोई लड़ाई नहीं हुई। 18 महीने सरजू पर अंग्रेज़ लड़े, हारे बार बार, फिर गद्दारों के नाते किसी तरह वो सरजू पार कर पाए। सरजू पार करने के बाद राप्ती में तो उनकी यश कीर्ति, उनकी ताकत, उनकी क्या कहते हैं हिम्मत, सब कुछ राप्ती में डूब गई और वो चुपचाप जो है बैरकों में अंग्रेज़ी सेनाएं चली गई। लेकिन हम अयोध्या और इसको, और ख़ास करके मैं तो देखता हूँ गहरा अध्ययन करने के बाद कि गंगा इलाहाबाद से इधर के उसको कहीं कोई महत्व नहीं है नेपाल बॉर्डर तक 1857 को, जबकि यही केंद्र था आगरा से लेकर के आरा तक, यही मुख्य रूप से केंद्र था। और इसके आयोजक, लड़ाई के हर कार्यक्रम का कोई न कोई संयोजक होता है, आयोजक होता है। इसके आयोजक केवल और केवल गोंडा नरेश देवभक्त सिंह थे, जिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय मंगल पांडे जी की बात की जाती है। उनको फांसी के बाद जब उनके परिजनों को उजाड़ा गया, उनको तोपों से पकड़कर उड़ाया गया, तो जो शेष उनके परिजन बचे वो हमारे गोंडा महाराज देवकर सिंह के शरण में आए। अयोध्या में बिकने वाली किताबें बताती हैं, राम जन्मभूमि का इतिहास बताता है, सावरकर जी की किताब बताती है, नागर जी की किताबें बताती है, अलीगढ़ के सक्सेना साहब हैं उनके लिखी किताबें बताती है, मुरादाबाद से जो किताबें लिखी गई, मुरादाबाद के लोग कहते हैं कि हमारे पुरखों ने महाराज देवभक्त सिंह के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन हमारे गांव में, ये विशंभरपुर गांव है, ये पहले तालुका था उस ज़माने में। महाराज देवभक्त सिंह को विशंभरपुर तालुका उत्तराधिकार भी मिला था। अपने परिश्रम के बल पर उन्होंने इसको फिर से गोंडा विशंभरपुर के नाम से इसको प्राप्त किया। हमारा तालुका जब्त किया गया, हमारे 10 किले नष्ट किए गए जो अंग्रेज़ों ने गिराया, नष्ट नाबूद कर दिया। खरगोपुर हो, प्योली मलाव हो, गोंडा है, जिंगना है, बनकसिया है, ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें हैं। इसको बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को प्रकाश में लाया जाना। और लेकिन अभी भी वहाँ पे थोड़े बहुत ध्वंसावशेष मिलते हैं, जो पुराने राजा महाराजाओं के ध्वंसावशेष थे वो मिलते हैं। आप विशंभरपुर में हैं। और समस्या ये है कि सरकार जो है उसके पास फंड नहीं है, या फिर मन नहीं है उसका, है ना, कि दृष्टि नहीं है, मतलब संरक्षण नहीं हो पा रहा है। गांव के लोग जागरूक हैं, जो मेरी वो कह रहे हैं कि संरक्षण होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, उसका कारण ये है कि स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन राजनैतिक विषय नहीं रहा। अब राजनैतिक विषय केवल विकास है, अवसरवाद है। तो विकास, अवसरवाद अपने को सत्ता के गलियारे में आगे बढ़ाने का होता है जो है। तो एक हमारे लेखक हैं शशि थरूर जी हैं, शायद उनका ये कहना है कि आप वर्तमान का आनंद तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक आप ना जाने कि कितना
प्रयास हुआ है, कितना एफर्ट लगा है ये वर्तमान स्थिति लाने में। नहीं तो ये शशि थरूर जी वो कांग्रेस वाले, हाँ, हाँ वो एक महान राइटर है, हाँ है ना। महान राइटर है, लेकिन शशि थरूर जी तो कम और से नेता कम का पार्टी चेंज कर लें। कम तो सुना है मेरी बात, शशि थरूर जी की सरकार और शशि थरूर जी मंत्रिमंडल में जी 10 बरस रहे, और इन्हीं शशि थरूर जी के रहते रहते माननीय अर्जुन सिंह, जिन्होंने 150वीं वर्षगांठ मनाने का आयोजन किया, प्रस्ताव किया, वही दूध की मक्खी की तरह से कांग्रेस मंत्रिमंडल से अगली बार निकाल दिए गए। और जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी जी। मुझे लगता है कि उसी नाते अर्जुन सिंह से घृणा करने लगी। हमने देखा है, अखबारों में पढ़ा है, ईश्वर देखा है कि उनका नमस्ते लेने से इनकार कर दिया। वो अपना फैमिली मैटर है, हम क्या कह सकते हैं, है ना। नमस्ते कांग्रेस अर्जुन भाजपा सिंह को। है ना, या फिर कोई भी पार्टी हो, हम देखते हैं कि किसी के यहाँ शादी है, फंक्शन है, जम के नाचते हैं, है ना। वहाँ पे नहीं देखते हैं कि पार्टी नहीं, क्या तो है। ये विषय नहीं है। हाँ, और नेहरू जी ने जो है, बेचा- अब आप बात छेड़ दिए तो उसको कहना पड़ेगा हमें। मुद्दा हमारा वही 1857 की क्रांति है, तो क्योंकि सुनो। वो किसी भी दिशा से विफल नहीं थी। सुनो, आप सोचिए, विफल तो थी ही नहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने घुन की तरह सालों तक भारत को चरा, और 1857 की ऐसी क्रांति आई कि मतलब कि उसका नामो निशान खत्म हो गया। जी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, जो चार्टर एक्ट लेकर आई थी 1757 की क्रांति के बाद, बंगाल में अकाल पड़ने के बाद 20-20 साल पे वो आया करता था कि ऐसे ऐसे हम कंट्रोल करेंगे। उसने कहा कि अब तुमको रहना ही नहीं है, और सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भारत का जो प्रशासन था सीधा अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इंडिया का वहां से काम खत्म हो गया। तो वो भी- तो अगर हम कहें कि 1857 की क्रांति का कम महत्व है या विफल रही, वो बहुत सफल रही, क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों नहीं, से ही देखिए, मिलके हमको आज की ये सफलता मिली है। एक सेकंड मैं लूँगा। अगर फ्रांस की क्रांति सत्ता में नहीं पहुंचे क्रांतिकारी विफल रही, लेकिन वो महान है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, इन लोगों के त्याग बलिदान औरंगजेब के ही समय खत्म हो गए। संभाजी के, शिवाजी के सारे त्याग बलिदान वहीं औरंगजेब के टाइम में ही सत्ता से बेदखल हो गए। लेकिन वह महत्वपूर्ण है, तो महाराज देवभक्त सिंह का त्याग बलिदान कहाँ फ्रांस से, कहाँ गोविंद सिंह से, या संभाजी शिवाजी से कहाँ अलग जाता है। तो ये चीज़ें महान हैं। तो और इनकी तो बड़ी महत्ता थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई शुरू की, उसको इन्होंने ख़त्म किया। फिर अंग्रेज़ों ने इनको बहुत बड़ा राज्य देने और पैसे देने का जो है साथ में आने के लिए ब्रिटिश संघ में शामिल, गुलामी नहीं, ब्रिटिश संघ में शामिल होने का प्रस्ताव देवभक्त सिंह को दिया। लेकिन इसको इन्होंने देश की स्वतंत्रता से कम कीमत पर स्वीकार नहीं किया। ये हमारे वो अंग्रेज गवर्नर जनरल का रिकॉर्ड है, उसकी चिट्ठी बताती है। तो 1857 की महत्ता कहाँ कम हो जाती है क्या कि चूँकि सिख जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है, भले गुरु कोई ना बना हो, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने अपना नेता मान लिया। वो उसके पीछे अभी बिल्कुल खड़े हैं मुस्तैदी से जो है। और हम महाराज देवभक्त सिंह के साथ इस मुस्तैदी से नहीं खड़े हो पाए, ये हमारा फेल्योर है। तो उसका कारण यह है कि हमारे इलाके को काट करके, लखनऊ और गोंडा को काट करके बाराबंकी बना दिया अंग्रेजों ने। गोरखपुर और जो है वो गोंडा काट करके पूर्वी हिस्सा वो बना दिया, बस्ती बना दिया। तो बस्ती और बाराबंकी के पास कोई इतिहास ही नहीं रहा। हमारे कुछ लोग उधर पड़े और कुछ लोग इधर पड़े, और चलिए किसी तरह से जो है काम चल रहा है। तो इतिहास को संज्ञान लिया जाना कतई ज़रूरी है। और 1857 की महत्ता
तो बहुत बड़ी महत्ता। हम सरकारी रिकॉर्ड या अंग्रेजों रिकॉर्ड कहते हैं, भारतीय रिकॉर्ड कहते हैं। नागरिक प्रशासन तो हमारा गोंडा का पुलिस ऑफिस बताता है कि 1865 के पहले यहाँ नागरिक प्रशासन नहीं कायम कर सके अंग्रेज। ये आपकी जो है एसपी ऑफिस बतावेगी, उनके पास रिकॉर्ड है। और जो है यहाँ वो मिलिट्री शासन उनका था 65 तक। 57 और लड़ाई शुरू हुई 56 में। अंग्रेज़ों ने अवध का अधिग्रहण किया। 7 फरवरी 1856 को महाराज देवक सिंह ने अंग्रेज़ों के पैगाम को ठुकराया। 1 बरस तैयारी अंग्रेज़ों ने अपनी ओर से की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी ओर से की। 1 बरस तैयारी के बाद दोनों पक्ष भिड़े और राप्ती के तट पर तो जो उस समय का युद्ध संवाददाता था अंग्रेज़ों का, जिसकी किताब बैन थी भारत में आने पर, जो 2004 में आ पाई है, उसने लिखा है कि ऐसा बेहद युद्ध हमने विश्व के इतिहास में कहीं नहीं देखा। और उसी युद्ध के बाद अंग्रेजी सेनाएं एक तरफा युद्ध विराम करके चली गई थी। तो हमसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी नष्ट हो गई लड़कर, और अंग्रेजी मनोबल नष्ट हो गया हमसे लड़ करके। एक तरफा युद्ध विराम करके उनको जाना पड़ा और बाकी लड़ाई उन्होंने छेड़ दिया उसके नेपाल के हाथों। तो हमारी महत्ता तो बहुत बड़ी है, लेकिन तो इसको ठुकराना दुर्भाग्य तो यह है, मैं भावुकता में बह रहा हूँ, दुर्भाग्य तो यह है कि महाराज देवकर सिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व को गली गली 25 वर्षों तक अध्ययन किया जवाहरलाल नेहरू ने, और 20 से 25 वर्ष तक अटल बिहारी वाजपेयी ने अध्ययन किया। उनका एक कार्य क्षेत्र रहा, और दोनों जो है हिंदुस्तान के जो है सत्ता में पहुँचे, और दोनों ने जो है महाराज देवक सिंह के उसको नहीं कहीं किया, इसको पढ़ने, इसको जानने। सुभाष बाबू ने हमारे यहाँ दौरा किया। गोंडा में एक लाइब्रेरी है, चंद्रशेखर जी ने दौरा किया, भगत सिंह ने दौरा किया, सुभाष बाबू ने दौरा किया, महात्मा गांधी ने दौरा किया। सारे लोग जो है आए, और केवल इस मिट्टी को सलाम करने गीत गाई जाती है वहाँ चित्तौड़ की, मेवाड़ की गीत गाई जाती है। और जिनको हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या सफल सेनानी कहते हैं, उन सारे लोगों ने यहाँ की मिट्टी को चूमा आ करके, और वो मिट्टी केवल देवभक्त सिंह के खून पसीने से सींची हुई थी, उसको चूमा। चाहे क्रांतिकारी आंदोलन के लोग रहे हो, चाहे उसके रहे हो अहिंसक आंदोलन के लोग, सारे लोगों ने यहाँ आकर के संज्ञान लिया, जिससे हम आप बात कर रहे हैं इस तरह से। गली गली कूचा कूचा, एक तो 25 बरस उसको बता रहे हैं नेहरू जी को, 25 बरस अटल जी को बता रहे हैं, और गांधी सुभाष को तो आने की बात कर रहे हैं। तो वो 25 वर्षों में वो लोग कुछ नहीं जान सके, या इसको महत्ता इसकी स्वीकार नहीं कर सके। अपना कद उनका छोटा हो जाता है, छोटा कद होने के डर से सुभाष जी ने उसको छोटा कद नहीं माना। सुभाष जी ने इसी किताब को आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बांटा। सरदार भगत सिंह ने जो है, और वो कौन एक और हैं, उन्होंने इस किताब को नकल करके बांटा, जो है जो सावरकर ने लिखा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में। इस किताब से महाराज देवक सिंह के चरित्र से प्रेरणा दी। सुभाष बाबू ने उसको प्रेरणा दी, जो है आज़ाद हिंद सेना को जो है। तो सफलता से ही रही। पहले तो हम आंकते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसने हमारे समाज के लिए, हमारे लिए किया कितना, कैसा, कितनी दूर तक वो समर्पण उसका रहा, उसी में उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। लेकिन इनका व्यक्तित्व तो समर्पण में भी निखरा और सफलता में भी निखरा। आज राम जन्मभूमि का वो मनाया गया, राम जन्मभूमि मंदिर बना। सबसे पहले 500-700 वर्षों में 76 लड़ाइयाँ राम जन्मभूमि पर अधिकार जमाने के लिए लड़ी गईं। 75 लड़ाइयाँ असफल रहीं,
76वीं लड़ाई जिसका नेतृत्व महाराज देवक सिंह ने किया था वो सफल हुई और वहाँ पर अस्थायी मंदिर उस समय निर्मित हुआ जिसको वाजिद अली शाह ने सपोर्ट दिया। आज महाराज देवक सिंह का कहीं नाम नहीं। 54 में उन्होंने 1857 की उसकी राम जन्मभूमि की आंदोलन की लड़ाई लड़ी जो और सफल हुए। सफलता पर आंकिए तो देवक सिंह का चरित्र बहुत ऊंचा है, व्यक्तित्व ऊंचा जाता है। समर्पण पर आंकिए तो बहुत ऊंचा है जो है और मतलब निष्ठा उसमें प्रतिष्ठा है। मेवाड़ में महाराणा की मूर्ति पूरे देश में लगी हुई और मेवाड़ में चित्तौड़ में महाराज देवक सिंह की हमारे इस मोबाइल में है, हमारे पास भेजा गया वहाँ जो है। हाँ आपको देंगे। तो ये है चीज़ें कि हम कहाँ तक असफल रहे हैं। अब हम जात में, धर्म में, इसमें उसमें बटे हुए काम कर रहे हैं। तब न जात थी न धर्म था भाई। राजाज्ञा और धर्माज्ञा दो चीज़ें जारी हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े इन्होंने राजाज्ञा जारी की कि अंग्रेज़ों के पक्ष में कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा वो दंडित किया जाएगा। धार्मिक नेताओं ने धर्माज्ञा जारी की कि जो इस लड़ाई में खिलाफ जाएगा वो धर्मच्युत हो जाएगा। अब बताइए कि सोचिए कि राजाज्ञा आज हम नेताओं को चेहरा दिखाने के लिए जो है लाठीचार्ज तक सहने के लिए चले जाते हैं और जहाँ राजाज्ञा थी सामने जो है उसमें आने के लिए उसमें कौन सी जाति दूर रही, कौन सा धर्म दूर रहा? न कोई जाति दूर रही लड़ाई से। और लड़ाई नहीं उसमें तो खून गिराने की बात थी, तोपों पर उड़ा दिए जाने की बात थी। लेकिन हम 1857 या 1947 के बाद हम आत्मविस्मृत के दौर में चले गए और उस आत्मविस्मृत के दौर में नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने हमको ढकेला। क्योंकि नेहरू जी ने लिखा, इस किताब में है, नेहरू जी ने अपने वो किया नेता के रूप में 1930 उसके आसपास। ये 1857 के लोग, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व कोई देश के लिए लाभकारी नहीं था और वो अपना काम कर चुके हैं। अब उसकी कोई आवश्यकता याद करने की नहीं है। उस सेंस उसका मतलब निष्कर्ष यही था। और फिर वहीं से नेहरू नेता हो गए, जो आवाज़ तो उसको दबाए हुए। यही कहानी है। तो हम भी तो नहीं हमको जानते तो बड़ी पीड़ा है, हमको तो बड़ी पीड़ा है। और मैं महाराज देवक सिंह का विशंबरपुर का होने के नाते, निवासी होने के नाते, उनका निकट का, वो निसंतान थे और मैं उनका निकट का संबंधी होने के नाते मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। और हमारे परिवार से कितने लोग शहीद हुए हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन 2-4 लोगों के नाम पुस्तकों में हमको मिलते हैं। तो इस तरह से महाराज देवक सिंह सहित 5-7 लोगों के तो नाम हमारे हैं। कोई वहाँ ढेमवा घाट की लड़ाई में यहाँ देखते हैं स्टेचू एक बना है, मूर्ति देखा है, ये ढेमवा घाट है जो कि भूषण सिंह के गांव के पास पुल बना है। हमने उन महान पूर्वजों की पहली हमने यात्रा की थी और उन महान पूर्वजों को हमने सौंपा था जब लोगों ने पुल की बात की थी वहाँ स्थानीय लोगों ने। हम चाहते हैं कि आपको अभी और सुनेंगे कुछ? अब क्या आप तो आप 2 क्वेश्चन कर लें बस। हाँ बेटा बोलो। बचपन में जब हम जाते थे एक एलबीएस चौराहे के पास में एक देवी बख्श सिंह पुस्तकालय, हाँ, तो वहाँ पे हम देखते थे कि एक राजा साहब है, घोड़े पे है। तो ये मन में जिज्ञासा हुई कि भाई ये कौन है और इनका योगदान था, किस तरीके से इनका पूरा परिवार बिखर गया, आज उनका
नाम निशान नहीं है एक तरीके से, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे अभी नेहा शर्मा जी आई थी। नेहा शर्मा जी पिछला कार्यकाल जो था प्रियंका निरंजन जी से पहले, तो इन्होंने एक तालाब का भी उद्घाटन किया है। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन के पास तालाब। देवी बख्श सिंह जी के नाम से ही है। तो वहाँ स्टैचू लगनी चाहिए देवी बख्श सिंह की। देवी बख्श सिंह का व्यक्तित्व हमने जो अपना बताया, वो राजनेताओं को प्रेरित करने के लिए पहला और सबसे प्रभावकारी व्यक्तित्व है। और उसको चूँकि हिंदुस्तान की जो है सत्ता दिल्ली से चलती है, उत्तर प्रदेश की सत्ता लखनऊ से चलती है, दिल्ली और लखनऊ के सत्ता केंद्रों पर देवी बख्श सिंह के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को सारे देश और प्रदेश को जानने के लिए और देश और प्रदेश के शासन संचालकों को जानने के लिए वहाँ स्थापित होना चाहिए। तब लोग समझेंगे। आज जो है देश में, संसार में, देश नहीं बेटा, संसार में राजनीतिक जन आंदोलनों को करके राजनीतिक शीर्ष पर पहुंचने वालों का इतिहास तो बहुत है, लेकिन राजसत्ता से उतरकर जन आंदोलन के लिए सन्यासी बनने का इतिहास संसार में केवल और केवल एक है, जो है गोंडा नरेश देवी बख्श सिंह का। हम पूरे विश्व को चैलेंज करते हैं। विश्व में किसी राजनेता का नाम आप लेंगे, किसी क्रांति का नाम लेंगे, किसी सत्ता संघर्ष का नाम लेंगे, तो जन जागरण करके जनता की बदौलत वो सिंहासन पर चला गया। लेकिन जिससे शत्रु बराबर विनम्र होकर सर झुकाकर बात करता था, जो सत्ता के सिंहासन पर था, छोटी थी या बड़ी थी, कुछ भी थी, और वो उतर कर चला गया और सन्यासी बना। जब तक क्या कहते हैं वो, जब तक थी जान लड़े हुए, फिर अपनी जान गंवा दी। तो जब तक देवी बख्श सिंह में कुव्वत थी, तब तक वो लड़ते रहे, और जब कुव्वत नहीं रही या लड़ने की आवश्यकता नहीं रही जो है, तो सिंहासन को छोड़ करके वो सन्यासी होकर रह गए। हम लोग वहाँ गए हैं, देखे वो मंदिर है, हाँ, रतननाथ मंदिर, ये नेपाल में पड़ता है, बाकी क्षेत्र ना हो वो हो, तो देखो है नहीं वो दांग में पड़ता है नेपाल का। और वो मंदिर भी बाबा योगी आदित्यनाथ जी के मातहत है, अंडर में है। और चूँकि गोरक्षपीठ का और गोंडा नरेश का चोली दामन का साथ था, इसलिए लड़ाई के बाद जो है गोरक्षपीठ का प्रभाव नेपाल और हिंदुस्तान हर जगह था, तो महाराज देवी बख्श सिंह को वहाँ शरण मिला दांग में। आज हम लोग 25 दिसंबर 2025 को महाराजा देवी बख्श सिंह स्मारक समिति के तत्वाधान में श्री माधव राज सिंह के नेतृत्व में हम संत समाज जुटे हैं, उसी पर प्रकाश डालने के लिए। अपने भारतवर्ष की ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराज देवी बख्श सिंह के ये सब वंशज हैं, इन्हीं के तत्वाधान में हम लोग साधु संत जुटे हुए हैं। भाव भजन और भोजन इन्हीं के द्वारा, इनके पूर्वजों के द्वारा होता रहता है, आवाज भी हो रहा है। तो संत हमारे जाति माँ, मैं संतन का जीव, संतन में भाई रम रहो, जस माखन माघ्यू। 8 घड़ी 64 पार चढ़ी रहे अनुराग, पलटू साहेब पलक न फेरिए तब पूरा बैराग। बोलो गुरु महाराज की जय। अरे सुधु बिसरी, हे सुधु बिसरी, परदेसी भाई घर की सुधु बिसरी,
परदेसी भाई घर की सुध बिसरी। जब तू रहिलो गर्भवास में, जब तू रहिलो गर्भवास में, रक्षा करत हरी। अंदर से बाहर तू आयो सुंदर देह धरी। परदेसी भाई घर की सुध बिसरी। परदेसी भाई घर की सुध बिसरी। जैसे कूड़ी भांग घोटत है ले सोटा रगड़ी। जैसे कूड़ी भांग घोटत है ले सोटा रगड़ी। उतने रगड़ करो सतगुरु से, अरे कोई ना कूट पकड़ी। परदेसी भाई घर की सुध बिसरी। परदेसी भाई घर की सुध बिसरी। जैसे कूप भरे लचक लचक रसरी, उतने लचक करो साहेब से, अरे खुल जाए सबद के कोठरी। परदेसी भाई घर की सुध बिसरी। परदेसी भाई घर की सुध बिसरी। जे कह रहन गहन बनियावे जे भव सिंध तरी। जे कह रहन गहन बनियावे जे भव सिंध तरी। कहे कबीर सुनो भाई साधु समनुख दरस करी। परदेसी भाई घर की सुध बिसरी। परदेसी भाई घर की सुध बिसरी। बोलो हनुमान की जय। राजा राम की जय। सनातन धर्म की जय। महाराज देवका सिंह की जय। आज के आनंद की जय। माधवराज सिंह की जय। गांव विशंभरपुर की जय। जनता जनार्दन की जय। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जय। व उनके परिवार की जय। पूर्वज के धरोहर श्री माधवराज सिंह के नेतृत्व में मैं कार्य करता हूँ। समाज सेवा का भी काम करता हूँ और अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी का भी कार्य करता हूँ। वाराणसी में मैं उदयचंद सिंह और साथ में छोटा भाई आज़ाद सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल अतिथि गृह में गए। वहाँ हम लोगों को जो है प्रमाण पत्र मिला और सम्मानित किए गए। उस समय हमारे गुरुजी जो है श्री माधवराज सिंह जी अस्वस्थ थे, इसलिए जो है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आज़ाद सिंह और मैं गया था। ये आयोजन जो आप करते हैं किस याद में होता है और क्या प्रयोजन रहता है इसका? ये 1857 के पुण्यतिथि पर प्रत्येक 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस डे के दिन बाबू माधवराज सिंह बिसेन वंशज के हैं। ये हमारे बड़े घराने के हैं। इसी के जो है उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर जो है संत महात्माओं को बुला करके हवन कराया जाता है और महात्माओं को जो है भोजन प्रसाद करवाने के बाद में जो दान दक्षिणा श्रद्धा सुमन के साथ होता है उसी को जो है इनको भेंट कर दिया जाता है। बाबू माधवराज सिंह के पूर्वज भी ये करते चले आ रहे हैं। अब ये हमारे पूर्वज हैं और वो उनके पूर्वज थे। जैसे महाराजा देवका सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या 28 रजवाड़ों का नेतृत्व आरा से लेकर के आगरा के बीच में जो किया करते थे, इनमें तमाम सिपाही हमारे बहुत थे और ये उन्हीं की प्रेरणा मिली और ये 25 दिसंबर को होता है। बड़ी अच्छी बात है कि उसी में जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भी जन्मदिन हो जाता है। तो संगम एक प्रकार से मान लीजिए कि महान विभूतियों का संगम भी है और
शंकर जी के असीम कृपा से यह कार्यक्रम जो है अनवरत कई वर्षों से चला आ रहा है। हम लोग उसी पर अमल किए हुए हैं। अब इसमें महात्मा भी हमारे यहाँ है। अभी महाराज देवका सिंह की जो है यहाँ प्रतिमा लगाई जाएगी, शंकर जी के सामने दीप प्रज्वलित किया जाएगा, राष्ट्रगान होगा। बड़ा दिन तो 24 दिसंबर से ही प्रारंभ हो जाता है। ये 25 क्रिसमस डे के कारण जो है ये 25 को पूर्णतया महत्व दिया गया। अब इसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी के लेख के अनुसार एक वो याद आ गया चौपाई, तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। ये अवध क्षेत्र है, अवध में अवध भी है, समय भी है, और अवधि एक भाषा है जो हम लोग अपने अवधि भाषा का अधिक से अधिक प्रचलन करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।